दोस्तों, उत्तराखंड के रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आज इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व्स में काउंट किया जाता है। इस नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश करने वाले एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट एक बहुत ही बड़े वेल नोन टाइगर हंटर थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है नितिन सिंह रावत और स्वागत है आपका एक्सप्लोरिंग A to Z यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो हिंदुस्तानी तो नहीं था मगर उसकी आत्मा में हिंदुस्तान समाया हुआ था, जिसका बचपन जंगल की गोद में बीता और जवानी बाघों का शिकार करते हुए बीती। दिलचस्प बात यह है कि शिकारी होने के बावजूद उसने इंसानों और जानवरों को एक नज़र से देखा। उसने आदमखोरों से नफरत करने के बजाय ये जानना जरूरी समझा कि आखिर ये आदमखोर हुए क्यों। ये कहानी जिम कॉर्बेट उर्फ कॉर्बेट साहब की है। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिन्हें दुनिया जिम कॉर्बेट के नाम से जानती है। इनका जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ। जिम क्रिस्टोफर और मेरी जेन कॉर्बेट की 8वीं संतान थे। जिम का बचपन नैनीताल में बीता और उन्होंने अपनी शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की। कॉर्बेट सर्दी का मौसम कालाडूंगी में और गर्मियां नैनीताल में बिताया करते थे। ये दोनों स्थान प्रकृति के अत्यंत निकट थे, पर इस बात ने जिम की मानसिकता को बहुत प्रभावित किया और उन्हें वनों और वन्य जीवों से गहरा लगाव हो गया। इस समय हम खड़े हैं जिम कॉर्बेट के म्यूजियम में। आइए अंदर चलकर हम आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आप इस मूर्ति को देख रहे होंगे, ये एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट की मूर्ति है। इनका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था। सबसे पहले आप एंटर हो रहे होंगे अंदर तो आपको ये फोटो दिखाई दे रही होगी। ये जिम की माता है, मेरी जेन इनका नाम था और ये जिम की माता है और ये जिम है। कॉर्बेट जब मात्र 6 साल के थे तब इनके सिर से पिता का साया उठ गया। जिम की माता मेरी जेन का जन्म 1837 में हुआ। उनका पहला विवाह डॉयल नामक सेनाधिकारी से हुआ। वर्ष 1858 में हरचंदपुर की लड़ाई में जब डॉयल की मृत्यु हो गई तो मेरी जेन अपने 3 बच्चों को लेकर आगरा से बचते बचाते मसूरी आ गईं। यहाँ उन्होंने दूसरी शादी क्रिस्टोफर कॉर्बेट से की, जो जिम के पिता हुए। जिम ने कभी विवाह नहीं किया और अपना अधिकांश समय अपनी बहन मैगी के साथ बिताया। ये जिम के बचपन की फोटो है भाई। उनका पूरा परिवार तो नहीं कहेंगे, उनके भाई बहन की पिक्चर्स हैं, क्योंकि वो लगभग 7-8 भाई बहन थे, क्योंकि जिम जो है 8वें नंबर के थे। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 ही हैं। 18-19 साल की उम्र में जिम कॉर्बेट ने पढ़ाई छोड़कर बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में फ्यूल इंस्पेक्टर के तौर पर नौकरी कर ली। वे 20 साल तक रेलवे से जुड़े रहे और इसी दौरान उनके अंदर हिंदुस्तान ने पूरी तरह से घर कर लिया। ये उनका जो रेलवे कार्यालय है जिम का, वो दिखाया गया है इस पिक्चर्स में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैन्य अधिकारी के रूप में कॉर्बेट जो है, आप देख रहे होंगे सैन्य अधिकारी के रूप में है। यहाँ पे वो व्यवसाय के रूप में दिखाए गए हैं। वो अपने जीवन काल में कई व्यवसायों से जुड़े रहे भाई, और उनको हंटिंग का काफ़ी शौक था और उनको नेचर से बड़ा प्यार था, इसीलिए वो यहाँ आए थे भाई। जिम एक कृषक भी थे और खेती के लिए उन्होंने कालाडूंगी में 40 एकड़ जमीन 1400 रुपए में खरीदी, जिसे छोटी हल्द्वानी कहा गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो है जब जिम इधर उधर जाते थे तो शायद इसी में जाते थे। जैसे गढ़वालियों में डोली टाइप की होती है ना, ये उसी टाइप का है भाई। दोनों तरफ से इसे उठाते हैं और बीच में जिम बैठते होंगे और फिर ये उधर उधर चलता होगा। जिम का कुछ सामान है, जैसे ये खटिया वटिया देख रहे होंगे, ये टेबल हो गई, ये कुर्सियाँ हो गई उस टाइम की, बहुत पहले की। तो आप वुडन भी अच्छा लग रहा है, ख़राब नहीं हुआ अभी तक। नैनीताल व कालाडूंगी में पले बड़े जिम कॉर्बेट के लिए जंगल एक घर के समान था। उन्हें वनों के जीवन का इतना अनुभव था कि वे जंगल के संकेतों से ही ये भांप लेते थे कि वहाँ क्या गतिविधियाँ घटित हो रही हैं।
जिम की इस कला ने उन्हें कई आदमखोरों, बाघों और तेंदुओं पर विजय पाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरे धीरे कॉर्बेट ने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली कि दूर दराज के गांवों से लोग आते और उनसे आदमखोरों के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आग्रह करते। कॉर्बेट ने 1907 से 1938 तक शिकार किया। इस बीच उन्होंने चंपावत बाघिनी, चावगढ़ बाघिनी, पनार चीता, रुद्रप्रयाग का आदमखोर चीता, मोहर आदमखोर चीता, ठक आदमखोर चीता और चूका बाघिनी सहित 250 तेंदुओं का शिकार किया। जिम कॉर्बेट की हमेशा से ये आदत रही थी कि वे सिर्फ आदमखोरों का शिकार ही नहीं करते, बल्कि उनके शरीर और स्वभाव का अध्ययन करते थे। इसी तरह जब उन्होंने एक आदमखोर बाघिनी के शरीर को गौर से देखा तो पाया उसके चेहरे और शरीर पर गोली तथा अन्य हथियारों के निशान मौजूद थे। इस अध्ययन के बाद कॉर्बेट ये जान पाए कि इस बाघिनी के जबड़े पर गोली मारी गई थी। और फिर उन्होंने कई ऐसे बाघ और चीताओं का अध्ययन किया जिनकी खाल उन्होंने सुरक्षित अपने घर पर रखी थी। उन्होंने परीक्षण में देखा कि हर आदमखोर चीता या बाघ के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। गहन अध्ययन के बाद कॉर्बेट इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसानों को बाघ चीतों से बचाने से ज्यादा जरूरी है इन जानवरों को इंसानों से बचाना। इसके बाद से ही कॉर्बेट बाघ और चीतों को बचाने के अभियान में जुट गए। ऐसे ही अध्ययन करते हुए कॉर्बेट ने लोगों के सामने बाघों और तेंदुओं के बीच में फर्क को उजागर किया। उन्होंने बताया कि बाघ जब आदमखोर हो जाता है तो उसके मन से इंसानों का डर जाता रहता है। यही कारण है कि वे दिन में भी हमला करते हैं। वहीं तेंदुए कितने भी आदमखोर क्यों ना हो, मगर इंसान का डर उनके अंदर बराबर बना रहता है, इसलिए वे रात के अंधेरे में शिकार करते हैं। यही कारण है कि तेंदुए के मुकाबले बाघों का शिकार करना ज्यादा आसान होता है। कॉर्बेट के लिए बाघ कोई जानवर नहीं बल्कि जेंटलमैन था। वो उनके बड़े दिल वाला सज्जन कहकर संबोधित करते थे। उनका मानना था कि बाघ को अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो उसे आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। कॉर्बेट ये बात यूं ही नहीं कहते, बल्कि ये सब उन्होंने अपने निजी अनुभवों से सीखा था। इन सभी बातों का जिक्र कॉर्बेट ने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं में किया है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो शिकार के दौरान रात को जब जंगल में सोया करते थे तो अपने पास कुछ लकड़ियां जला लेते। फिर अचानक रात को बाघ के दहाड़ने से जब उनकी आंख खुलती तो वो फिर से लकड़ियां जलाकर बेफिक्र होकर सो जाते। कॉर्बेट की बाघों को लेकर चिंता इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इनकी घटती आबादी संभालने के लिए अपने प्रयासों से 8 अगस्त 1936 को पहले नेशनल पार्क की स्थापना करवाई। इसे हली नेशनल पार्क नाम दिया गया, लेकिन 1992 में इस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया, जिसे लोग आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कॉर्बेट सिर्फ जानवरों के प्रति उदार नहीं थे, बल्कि इंसानों के लिए भी वो इतने ही रहमदिल थे। अपने रेलवे ठेकेदारी के दिनों में कॉर्बेट ने मोकामा के एक स्टेशन मास्टर रामसरन के साथ मिलकर उन मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया था जो पैसे की तंगी के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। कॉर्बेट को जो राम सिंह नेगी लखनऊ छोड़ने आया था, उसके नाम उन्होंने अपनी काला डोंग की जमीन लिख दी थी। साथ ही साथ जब वो देश छोड़कर केन्या गए थे तो जिस बैंक में उनका खाता था, उन्हें एक चिट्ठी दे गए कि हर महीने उनके खाते से राम सिंह को 10 रुपए दिए जाएं। जब तक कॉर्बेट जिंदा रहे तब तक राम सिंह को उनके रुपए मिलते रहे। केन्या के लोग जिन्होंने कॉर्बेट को करीब से देखा था, वे कहते थे कि कॉर्बेट को देखकर ऐसा लगता था मानो वो सिर्फ अपनी किताब पूरी करने के लिए जिंदा है। भारत से इतना प्रेम करने वाले कॉर्बेट आखिर इस मिट्टी को छोड़कर क्यों चले गए होंगे? इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण ये था कि उनके दिल में ये बात घर कर गई थी कि भले ही वो इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए हों, लेकिन आखिरकार वो एक अंग्रेज हैं। आज़ादी के बाद क्या लोग उन्हें उस नज़र से देखेंगे जिस नज़र से उन्हें पहले देखा जाता रहा? इसके अलावा कॉर्बेट के मन में भारतीय लोगों का जंगल के प्रति बदलता नजरिया भी उनके दुख का कारण था।
जंगल काटकर खेत बनाए जा रहे थे, जंगलों में मोटर गाड़ियों के लिए रास्ते बना दिए गए थे, जिससे जंगली जानवरों का जीवन प्रभावित हुआ। 19 अप्रैल 1955 को कॉर्बेट अपने गांव कालाडूंगी को, केन्या के अपने ट्री हाउस को, अपने चीतों और बाघों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनके निधन के 18 साल बाद उत्तराखंड के रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। दोस्तों, अभी की जानकारी में बस इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय उत्तराखंड, जय पहाड़।